सभी को सुप्रभात। ओझा जी की हिंदी कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियोस में आपने व्याकरण के पहले सोपान भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग यहाँ पे प्रयास करते हैं वर्ण विचार के बारे में चर्चा करने के लिए। तो सभी जो मेरे छात्र हैं और जो अन्य भी छात्र हैं, बाहर के भी हैं, वे इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अच्छे कमेंट भी आपके आएंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा ये कार्य सफल रहा। तो आप जानते हैं भाषा को लिखने की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण होता है। वर्ण का एक दूसरा नाम भी है अक्षर। अक्षर का तात्पर्य होता है जिसका क्षरण नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता, वह अक्षर होता है। व्याकरणिक अर्थों में अगर इसको देखें, समझने का प्रयास करें, तो इसका तात्पर्य होता है कि अक्षर के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वही अक्षर है। तो वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अच्छी तरह से याद कर लें, भाषा की सबसे छोटी इकाई वो वर्ण है। ये वर्ण का पहला सोपान है। और फिर हम लोग आगे बढ़ के जानते हैं वर्णों के बारे में, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। दूसरा इसमें जो प्रकरण है वह है वर्णमाला। वर्णमाला जो होती है किसी भाषा के वर्णों का जो एक आदर्श क्रम होता है। जब क्रम के अनुसार वर्ण रखे जाते हैं तो उसे वर्णमाला कहा जाता है। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इस तरह ज्ञान तक जो हम जाते हैं तो हम देखते हैं का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, ता वर्ग, इस तरह एक क्रम बना हुआ है, तो इसे वर्णमाला कहा जाता है। तो हिंदी की वर्णमाला बहुत ही समृद्ध है और संस्कृत भाषा से प्रेरित है। तो हिंदी की वर्णमाला संस्कृत भाषा से प्रेरित है। चूंकि हिंदी का जन्म ही संस्कृत से हुआ है, तो हिंदी का व्याकरण भी संस्कृत से प्रेरित है। संस्कृत व्याकरण की बहुत सी हिंदी में ज्यों की त्यों है। कुछ परिवर्तन हुए हैं अवश्य, परंतु परिवर्तन इतने बड़े नहीं हैं कि उनसे आप हिंदी के व्याकरण और संस्कृत से अलग कर दें। तो वर्णमाला भी लगभग उसी तरह है कि जो क्रमानुसार वर्ण रखे गए हैं उन्हें वर्णमाला कहा जाता है, का से लेकर की ज्ञा। ये हिंदी की वर्णमाला हो गई। और अब आगे देखते हैं वर्णों के प्रकार। तो जो ध्वनि चिन्ह है अर्थात वर्ण है अर्थात अक्षर हैं, इन्हें मुख्यतया स्वर और व्यंजन दो भागों में बांटा गया है। स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्वर के बारे में। स्वर वह होता है जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के लिए बोला जा सकता है। यहाँ तक कि हमारे मुख के जो उच्चारण स्थल हैं, जहाँ से आवाज़ें निकलती हैं, ध्वनियाँ निकलती हैं, उनका बहुत कम ही प्रयोग होता है। कंठ का विशेष करके प्रयोग होता है, बाकी अंगों का प्रयोग बहुत कम होता है। तो वह स्वर होता है, अर्थात जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है वह स्वर है। स्वरों के बारे में आप जानते हैं अ, आ, ई, उ, ए, री, ये सभी स्वर है। तो कितने हो गए? आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये स्वर कहलाते हैं। अब जानते हैं स्वरों के भेद। स्वरों के भेद तीन प्रकार के स्वर होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये स्वरों के तीन प्रकार हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम ह्रस्व स्वर के बारे में। ह्रस्व स्वर वह होता है जिसके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, वह ह्रस्व स्वर होता है। जैसे अ, ई, उ,
ये जो हैं ये ह्रस्व स्वर हैं, क्योंकि इनका उच्चारण बहुत ही अल्प समय में हो रहा है, बहुत ही कम समय में हो रहा है। और बड़ी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो इनसे अच्छी तरह परिचित हैं, छोटी कक्षा के विद्यार्थी भी परिचित हैं। परंतु मैं यहाँ मेरा ही उद्देश्य है कि ये जो मैं वीडियोस तैयार कर रहा हूँ इसलिए छोटी कक्षा के लिए भी उपयोगी हो और बड़ी कक्षाओं के लिए, क्योंकि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वहाँ भी इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो ह्रस्व स्वर वो हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम ही समय लगता है, वह ह्रस्व स्वर। अब बात करते हैं हम दीर्घ स्वरों के बारे में। दीर्घ स्वरों के बारे में बात करते हैं, दीर्घ स्वर वे हैं जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। तो आ, ई, उ, री ये हो गए ह्रस्व स्वर। अब दीर्घ देखते हैं तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर कहे जाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय खर्च होता है, 2 गुना समय लगता है। तो याद कर लें कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय जिनके उच्चारण में लगता है ऐसे स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। स्वरों का तीसरा प्रकार है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो होते हैं उनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर के स्वर उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। तो प्लुत स्वर जो है वो विशेष करके जब हम ओम बोलते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, तो वहां प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। जैसे हम बोलते हैं ओम, तो ओ का उच्चारण यहां लगभग 3 बार 3 चक्रों में हो रहा है। ओ की 3 आवृत्तियां हो रही। तो हम प्लुत स्वर जब लिखना होता है तो हम वहां पे या तो ओ के बाद 3 हिंदी का लिख देते हैं, एक परंपरा रही है, और एक और नवीन परंपरा है जिसमें हम अवग्रह लगाते हैं, यस के आकार की आकृति हम बना देते हैं, तो उसे अवग्रह कहते हैं। अब मैं कोशिश करता हूं कि आपको वो दिखा भी सकूं। तो ये देखें, ये अवग्रह चिन्ह आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसे अवग्रह कहा जाता है और इसका प्रयोग ओम के उच्चारण में होता है, अथवा हम उसके स्थान पर 3 लिख देते हैं। आइए अब आगे जानते हैं हम स्वरों की मात्राओं के बारे में। तो स्वरों की मात्राएं हम देखते हैं, आपको स्क्रीन पर ये पुस्तक का चित्र है, आपको स्वरों की मात्राएं दिख रही होंगी। हिंदी में स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है अपने मूल रूप में। तो जहां पर स्वर पहले आता है, शब्द का पहला वर्ण स्वर ही होता है, वहां पे हम स्वरों का प्रयोग उनके मूल रूप में करते हैं, जैसे अनार है, ईख है, उल्लू आदि। तो यहाँ पे जो है स्वरों का प्रयोग अपने मूल रूप में हो रहा है, या इधर उधर आप लिखते हैं आदि शब्द जो होते हैं, तो यहाँ स्वरों का प्रयोग अपने मूल रूप में होता है। परंतु जब उन स्वरों को पहले शब्द के पहले वर्ण के रूप में ना प्रयोग करके हम दूसरे वर्ण के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वहां पर स्वरों की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखें, च धन आ चाल, पा धन ई पीला आदि। इस तरह जब शब्द आते हैं जहां पे स्वरों का प्रयोग शब्द के दूसरे तीसरे चौथे किसी वर्ण के रूप में हो रहा है, तो वहां पर स्वरों की मात्राएं लिखी जाती हैं। स्वरों की मात्राएं हैं, आप देख रहे हैं आक में केवल पाई लगती है, अर्थात ये मात्रा है ही नहीं। बड़े आ में ह्रस्व आ में पाई, बड़े आ में 1 पाई, ई में
जो हम झंडी लगाते हैं बाएं से दाएं लगाते हैं। बड़ी ई में झंडी लगाते हैं तो दाएं से बाएं लगाते हैं। ऊ में ये जो आकृति आप दिख रही है ये ऊ की आकृति है। री आप देख रहे हैं ए की मात्राएं, ओ की मात्राएं। तो ये जो मात्राएं हैं ये इस तरह प्रयोग में की जाती हैं। अब आगे देखते हैं, शा के साथ री की मात्रा लगने पर उसका रूप इस प्रकार बनता है, श्री। देख रहे हैं आप, प्रिंटिंग में भी यही आ गया कंप्यूटर की भाषा में। और रा के बाद में अगर हम ऊ की मात्रा लगाते हैं जब रुपया बनता है तो इस तरह बनता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये देख रहे हैं आप। अब आते हैं हम लोग अयोग वा के बारे में जानते हैं। अयोग वा, इन्हें ना स्वर कहा जाता है ना व्यंजन कहा जाता है। यद्यपि इनकी जो पठन पाठन की प्रक्रिया है सीखने की वो स्वरों के साथ ही होती है। अ आ इ उ ए ऐ ओ औ अंक आ, परंतु ये न स्वर में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं। इन्हें अयोगवा कहा जाता है। इसके पश्चात जानते हैं अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी वर्ग का पांचवां व्यंजन या जिसे नासिक के व्यंजन कहा जाता है उसका प्रयोग करना होता है। तो प्राचीन परंपरा में तो उसका प्रयोग किया जाता था, बड़े पैमाने पर किया जाता था, परंतु वर्तमान परंपरा में उसका प्रयोग कम हो रहा है। उसके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे हम चंचल यदि लिखते हैं तो चंचल में चा आधा इया चा और ला ये होना चाहिए, परंतु यहाँ पे हम इया ना लिख करके वहाँ पे चा पर अनुस्वार लगा देते हैं तो वो चंचल हो जाता है। संसार, यहाँ पे समसार होता है, सा मा सार। तो यहाँ पर पांचवें वर्ण का प्रयोग ना करके हम माँ के स्थान पर बिंदु लगा रहे हैं। मयंक में भी ऐसे ही है, यहाँ पे माँ या आधांका अंगा निचिका ये प्रक्रिया होती थी, परंतु अब यहाँ पे अंगा गायब हो गया है, लुप्त हो गया है, और यहाँ पे अंग की चंद्र वो अनुस्वार लगाए थे, बिंदु लगाए थे। अंगूर में भी ऐसे हो रहा। तो अब आप समझ गए होंगे कि अनुस्वार का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। आइए अब जानते हैं अनुनासिक के बारे में, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। तो चंद्र बिंदु कहाँ लगता है आइए देखते हैं। तो जहां पर नाक से ध्वनि निकलती है उच्चारण के समय और उसके साथ साथ मात्रा जो वर्ण पर होती है वो दीर्घ होती है, प्रायः ऐसा देखा जाता है, अपवादों को छोड़ दिया जाता है। जैसे आंख है तो यहाँ पे आ दीर्घ है, तो यहाँ पे नाक से ध्वनि निकल रही है, वहां पे दबाव बन रहा है, इसलिए यहाँ पे अनुनासिक लगाते हैं। आंख, पांच, गांव इत्यादि। इसको अच्छी तरह फिर से देख लें, याद कर लें कि जहां पर नाक से ध्वनि निकलती है पहले वर्ण पर और वहां दीर्घ वर्ण होता है, दीर्घ मात्राएं लगी होती हैं, वहां पे हम अनुनासिक लगाते हैं। आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर आंख, पांच, गांव इत्यादि। अब आगे जानते हैं हम लोग विसर्ग के बारे में। इसका उच्चारण हा के समान किया जाता है। ये बहुत पहले से प्रचलन में है, संस्कृत भाषा का ये एक अंग है, परंतु चूंकि हिंदी भाषा संस्कृत से उद्भूत है इसलिए इसका प्रयोग हिंदी में भी हो रहा है। जब आह लिखते हैं जो अयोग वा है वहां हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं, सह लिखते हैं कहीं पे तो विसर्ग का प्रयोग होता है। तो अब आप विसर्ग का प्रयोग समझ गए होंगे, बड़ा प्रकरण ये नहीं है। इसके आगे आते हैं आगत ध्वनियां, जो हिंदी का वर्ण विचार का अगला प्रकरण है। हिंदी एक ऐसी उदार भाषा है जिसने संसार की लगभग कई भाषाओं
के शब्दों को, वर्णों को स्थान दिया हुआ है। यदि मेरे दृष्टि में अच्छा नहीं है, क्योंकि यदि आप अंग्रेजी में किसी भाषा का शब्द आप प्रवेश करा दें तो आपके अंक कट जाएंगे, परंतु हिंदी में कोई भाषा के किसी भाषा शब्द आ जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, लोग उनका धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं और यहाँ तक कि तमाम लेखक भी उनका प्रयोग करने लगते हैं, जबकि यह उचित नहीं है, परंतु लेखकों के प्रयोग करने के कारण से वो प्रचलन में आ जाते हैं। तो हिंदी के 11 स्वरों के अतिरिक्त ये अंग्रेजी का जो ये वर्ण है, आप ऊपर आप देख रहे हैं अर्धचंद्र लगा हुआ है, जिसका उच्चारण आ और ओ के बीच में होता है, ना आ कहते हैं ना ओ कहते हैं, आ इसके बीच में किया जाता है, परंतु वस्तुतः यह अंग्रेजी का ही उच्चारण है, ये अंग्रेजी से ही आया है। इसमें देखिए बाल, चौक, कॉलेज, डॉक्टर, फ्रॉक, हॉल, ऑफिस आदि इस तरह के शब्द आते हैं। तो इसका प्रयोग भी आप समझ गए होंगे। और इसमें जो आज के वीडियो का जो अंतिम प्रकरण मैं आपको बताना चाह रहा हूं वह है हलंत। हलंत के बारे में जानते हैं। हिंदी में हलंत का प्रयोग कब होता है? जब हम ह्रस्व व्यंजन कह सकते हैं उसको, या स्वर विहीन व्यंजन, स्वर विहीन व्यंजन का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम हलंत का प्रयोग करते हैं। यद्यपि वहां पर हम अर्धाक्षर भी लिख सकते हैं, परंतु प्रायः देखा गया है कि जिन वर्णों में खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता, जिन व्यंजन वर्णों में खड़ी पाई का प्रयोग नहीं हुआ है, उन व्यंजन वर्णों को आधा लिखने के लिए, स्वर विहीन लिखने के लिए उनके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। जैसे अद्भुत है, गट्ठा है, छुट्टी है इत्यादि, ऐसे वर्णों के नीचे हलंत लगा दिया जाता है। जहां भी हमें दिखाना होता है कि यह व्यंजन स्वर विहीन है, वहां पे हम हलंत लगा देते हैं। तो ये हलंत का प्रयोग है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक ही। फिर अगले वीडियो में मैं आपको, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में मैं अगले प्रकरण पर आपको ले चलूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।